नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सीडीपी की पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी सीडीपी की एक क्विक रिवीजन हो जाएगी। और इससे पहले मैंने पीवाईक्यू की वीडियो बनाई हुई है, उन सबको आप देख लीजिएगा, क्योंकि वही आपके पास क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम में। सीटेट का आपका जो सिलेबस है वो आपका एक एग्जैक्ट सिलेबस है, जिसमें आपका सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आता। एक दो क्वेश्चन गिना चुना आपके पास आ जाए, अदरवाइज़ उससे बाहर आपका सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता। और सिलेबस में भी आपकी इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। इसलिए आप जो मैंने ये आपके पास क्वेश्चन करवाए हैं, इन सबको आप ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो ऑप्शन ए है समस्त प्राणियों में पाई जाती है, ऑप्शन बी है एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, सी है समय के साथ साथ शनै शनै कम हो रही है, ऑप्शन डी है अध्यापक से बालक तक आती है। अब जो आपका सीखना है, सीखना क्या आपकी लर्निंग क्या आपकी एक स्टेज नहीं है लर्निंग की, कि आपकी एक लिमिट है कि आप वहाँ जाके कि आपने इसको सीखा 60 तक, फिर आपकी ये ख़त्म हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं होता। जो आपकी लर्निंग होती है वो क्या होती है, आपकी एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जो किस में पाई जाती है, वो सभी प्राणियों में पाई जाती है आपकी, और आपकी ये चलती रहती है, समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध शिक्षक आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए है बैठने की निश्चित अवस्था, यहाँ पर आएगा आपका विविध शिक्षण, यहाँ शिक्षक नहीं, शिक्षण आवश्यकताओं वाले। बी है लचीला पाठ्यक्रम, सी है मानकीकृत आकलन, डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, जो कि आपका पॉजिटिव भी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लचीला पाठ्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र जिसमें आपका केस स्टडी विधि मुख्यतः प्रयुक्त होती है। ऑप्शन ए है प्रयोगात्मक, ऑप्शन बी है पिछड़े बालकों के अध्ययन हेतु, ऑप्शन सी है सामाजिक पर्यावरण सर्वेक्षण हेतु, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। जो आपकी केस स्टडी होती है, केस स्टडी आपकी किस में की जाती है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत अध्ययन हेतु। जैसे आपका किसी फाइल में तो एक ही का केस आएगा ना आपका, तो ऐसे ही आपका केस स्टडी है जो बच्चों के लिए की जाती है, कि ये बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो पढ़ने में क्यों कमज़ोर है, क्या क्या इसके कारण है, क्या रीज़न है, सब उसको फाइंड आउट किया जाता है। बच्चे की पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है कि बच्चे का, तभी उसको क्या कहा जाता है, केस स्टडी कहा जाता है, कि जो आपके पास केस है आप उसकी डीपली स्टडी कर रहे हो, इसलिए आपकी ये पर्सनलाइज होगी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन हेतु इसको किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है क्वेश्चन है, सीखने की डैश गति है। ऑप्शन ए है पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर, ऑप्शन बी है पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत और पर्यावरण कारकों दोनों से स्वतंत्र है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आपकी जो सीखने की गति होती है वो आपके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कि व्यक्तिगत और पर्यावरण कारक दोनों की क्या है, पारस्परिक क्रिया पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है। ऑप्शन ए है इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, ऑप्शन बी है इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, ऑप्शन सी है विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, ऑप्शन डी है इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, कि इससे पाठ को समझने में सहायता मिलती है चित्र से। अब अच्छा, इसमें एक आप ये बताना कि जो कार्टून्स होते हैं आपके पास, कार्टून्स जो रखे जाते हैं आपके पास, ये आपका लैंग्वेज, क्या ये भी आपका लैंग्वेज का एक पार्ट है। जो आपके कार्टून्स होते हैं, क्या ये इससे भी हम भाषा सीखते हैं। जी हाँ, जो आपके कार्टून हैं, आप पिक्चर्स हैं, आपको एक बॉल की पिक्चर दिखाई, बॉल की पिक्चर दिखाने पर आपने फिर उसके बारे में बताया, तो ये भी तो भाषा है, ये आपकी पिक्चर लैंग्वेज होगी, जिससे आप पिक्चर से अपनी एक भाषा बनाते हो कि यस ये वाली चीज़ है। इसलिए स्कूल में जो है TLM का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के लिए, जो प्राइमरी लेवल है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो प्राइमरी लेवल के बच्चे होते हैं वो कॉन्क्रीट चीज़ों को देखकर ही सीखते हैं। उनको जब मूर्त चीज़ें दिखाई जाती हैं कि
ये चीज़ है, तब वो उसको जल्दी समझ लेते हैं। इसलिए इससे पाठ को समझने में क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी, और उन चीज़ों में बच्चे इंटरेस्ट भी लेकर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है। ऑप्शन ए है अपने ही लिंग के माता या पिता से लगाव, ऑप्शन बी है घर का वातावरण, ऑप्शन सी है बालक की अपने समूह एवं मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्तियाँ, ऑप्शन डी है संवेगात्मक सुरक्षा की आंशिक योग्यता। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, जो घर का वातावरण है उसका सर्वाधिक क्या करता है, बच्चे को इफ़ेक्ट करता है सबसे ज़्यादा। जो उसका प्रारंभिक सामाजिक विकास भी होता है वो कहाँ से होता है, उसके घर से ही होता है बच्चे के। इसलिए बच्चा घर पे अच्छी चीज़ों को देख रहा है तो वो अच्छी चीज़ों को सीखेगा, नकारात्मक चीज़ों को देख रहा है वो उनको ही सीखेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी उन चीज़ों को कैच कर लेते हैं। जैसा उनके सामने बिहेव किया जा रहा है बच्चे उसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में यदि अंतर्वैयक्तिक संबंधों की पुनः स्थापना करनी है तो शिक्षक को चाहिए कि वह उनके, ऑप्शन ए है मानसिक विकास और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें, ऑप्शन बी है सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें, ऑप्शन सी है शारीरिक संगठन को ध्यान में रखें, ऑप्शन डी है उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी, कि सामाजिक संवेगात्मक विकासों का अध्ययन करें और अंतर्वैयक्तिक संबंधों की ओर प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। दिया हुआ है आपके पास, मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, सेकंड है शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, फिर थर्ड में है बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना एवं उनका श्रेणीबद्ध करना, फोर्थ में है शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, फोर्थ में दिया है कि आपका फर्स्ट में इसका फर्स्ट सेकंड और फोर्थ होगा, सेकंड में दिया है सेकंड और फोर्थ होगा, थर्ड में दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, और फोर्थ में दिया आपके पास इसका सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं आपके पास क्या क्या आंसर निकलते हैं इसके, यहाँ से निकाल सकते हो आप इसके आंसर। देखते हैं फर्स्ट आपका सही हो जाएगा या नहीं होगा, कि आपका जो इसका मूल्यांकन है यहाँ पर लिखा है मानसिक विकास और सामाजिक परिवेश का अध्ययन करें। इसमें आपका क्या आ जाएगा, ये वाला यहाँ पर होगा आपका ये मूल्यांकन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन आएगा 8 यहाँ पर, कि मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, ये भी आपका सही है। फिर दिया है कि शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी आपका सही है। बच्चों को समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना, श्रेणीबद्ध नहीं करना बच्चों को। फिर है शिक्षक को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, ये भी आपका सही है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है क्या नहीं है। आपने बताना है इसमें, लॉरेंस कोहलबर्ग का दिया है, जो उन्होंने अपनी स्टेजेस बताई हैं कि कौन कौन सी स्टेज हैं और कैसा बच्चे का उन पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उन स्टेजेस का। तो जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, फिर दिया है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, फिर आपके पास अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, और लास्ट का आपका डी ऑप्शन सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। इसका पहले राइट आंसर बता देते हैं कि क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। यहाँ पर एक इन शॉर्ट में इसको देख लेते हैं कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे आपके, उन्होंने आपको क्या क्या बताया था। जो आपके लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे आपके, वो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे आपके लॉरेंस कोहलबर्ग। अब इन्होंने क्या कहा और किसका सिद्धांत दिया, इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया, जिसमें आपके पास इन्होंने लेवल बताए थे आपके पास 3, और जिसमें स्टेज बताई थे आपके पास उनकी 6, क्योंकि हर एक लेवल के आपके पास 2-2 स्टेज बताई गई हैं। फिर आगे इसमें क्या बताया गया है
नैतिकता के बारे में बताया कि नैतिकता होती क्या है। तो नैतिकता क्या है, वह हमारा वह गुण होता है जिसमें हमें सही और गलत की पहचान होती है। और बच्चा क्या करता है, कहाँ से सीखता है नैतिकता और अनैतिकता बच्चा कहाँ से सीखता है, अपने परिवेश से उसको सीखता है। जो बच्चे का सामाजिक परिवेश होता है वहाँ से ही बच्चा नैतिकता और अनैतिकता को सीखता है। अब इसमें आपके कोहलबर्ग जी उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, आपने भी सुनी है वो स्टोरी, हिंज वाली स्टोरी, जहाँ पर नैतिक दुविधा की बात आती है कि जहाँ पर दुविधा क्या होगी, समस्या आ जाती है कि मोरल डिलेमा जिसको कहा जाता है। तो समस्या क्या आ जाती है कि पता ही नहीं चलता कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे जिसमें हमें ये डिसीज़न लेने में क्या होती है, दिक्कत हो जाती है कि हम कौन सा डिसीज़न लें, इस काम को करें या नहीं करें। जैसे कि हिंज था, उसकी जब वो स्टोरी सुनी है कि उसकी जो वाइफ है वो जब बीमार हो जाती है, उसके लिए वो दवाई लेने आता है जहाँ से, तो जिस डॉक्टर से वो दवाई लेने जाते हैं वहाँ पर वो उसको मना कर देता है देने के लिए, क्यों, हिंज के पास पैसे नहीं होते। तो हिंज क्या करता है, उसको चोरी करना शुरू कर देता है। तो बच्चे उसको अपने अपने तर्क देंगे, वहाँ पर बच्चे क्या कहेंगे कि हिंज को वहाँ पर चोरी नहीं करनी चाहिए थी। फिर क्या कहेंगे बच्चे कि किसी की जान से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है, तो उसने चोरी इसलिए की। बच्चों के सबके अपने अपने तर्क होंगे, इसलिए वहाँ पर हिंज को भी डिसीज़न लेने में क्या हुई, कठिनाई हुई। उसको समझ नहीं आया कि वो दवाई को उसने दोनों तरफ से सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी फिर, और अगर वो नहीं करेगा चोरी फिर उसकी वाइफ जो है वो मर जाएगी। उसके बाद आपके पास आती है ये आपकी नैतिक दुविधा हो जाती है, मोरल डिलेमा, जिसमें हमें ये नहीं पता चलता कि हमें क्या डिसीज़न लेना है। और आती है आपके पास एक मोरल रीजनिंग जिसको कहा जाता है नैतिक तर्कना, जिसमें आप क्या करते हो, आप एक निर्णय उसमें से ले लेते हो, चाहे आप वो सही का निर्णय लेते हो या फिर गलत का निर्णय लेते हो। जैसे कि जो आपके हिंज है उसने क्या निर्णय लिया था, चोरी करने का निर्णय लिया था हिंज ने। तो चोरी करने पर तो वो क्या थी, उसकी नैतिक तर्कना थी कि उसने एक साइड का क्या कर लिया, अपना फैसला कर लिया, डिसीज़न कर लिया। फिर जो आपकी कोहलबर्ग के जो उन्होंने 3 लेवल बताए थे, फर्स्ट लेवल में आपका 3 लेवल में था आपका प्री कन्वेंशनल, फिर था आपका कन्वेंशनल और लास्ट में था आपका पोस्ट कन्वेंशन। ये 3 आपके पास स्टेजेस इसकी लेवल थे, जिसमें बताया गया प्री कन्वेंशनल में बताए हैं, जिसमें बच्चा पनिश और ओबीडेंस पर डिपेंड करता है। जो आपका ये आता है ना, आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, ये आपका प्री कन्वेंशनल में ही आता है। क्योंकि इसमें जो आपका बच्चा होता है वो 4 to 10 ईयर्स के लगभग होता है आपका बच्चा। और इसमें बच्चों को सही और गलत के बारे में नहीं पता होता कि सही क्या है और गलत क्या है। इसमें बच्चा क्या करता है, सिर्फ उसको लगता है कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। और जैसे उसने सोचा कि हिंज ने चोरी की, तो बच्चों ने क्या आंसर दिया उसका, कि उसको पनिशमेंट मिलेगी अगर उसने चोरी की है। और दूसरा इसमें क्या आ जाता है आपके पास, इंस्ट्रूमेंटल आ जाता है आपके पास, जिसको साधनात्मक सापेक्षता या फिर उन्मुखता कहा जाता है। इंस्ट्रूमेंटल में क्या होगा आपका, जिसमें बच्चा क्या करेगा कि जैसा उसके साथ कोई बिहेव करेगा बच्चा भी उसको वैसा ही बिहेव करेगा। अब बच्चे क्या करते हैं, जो आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल पर बच्चे देखे होंगे आपने, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, अगर एक बच्चा दूसरे की पेंसिल तोड़ देता है तो क्या करेगा, दूसरा बच्चा भी क्या करेगा, जिसकी पेंसिल तोड़ी है वो भी उसकी पेंसिल को तोड़ देगा। वो टिट फॉर टैट वाली उसको, कि जैसे तूने मेरे साथ किया वैसे ही भी मैं तेरे साथ करूँगा। तो ये आपका किस में आ जाता है, आपके फर्स्ट लेवल में आ जाती है आपकी 2 स्टेज, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, जिसमें आपका, और सेकंड है आपकी इसमें साधनात्मक सापेक्षता या उन्मुखता। फिर आपकी सेकंड लेवल क्या आता है, इसमें आपका सेकंड लेवल आता है कन्वेंशनल, जिसको रूढ़िगत बोला जाता है आपका। तो कन्वेंशनल क्या आपकी उसमें क्या आएगा आपके पास, इसमें बच्चा दूसरे लोगों के जो जैसे समाज है उसको देखकर क्या करता है, दूसरे लोगों को देखने से ही वो अपने जो फैसला है उसको डिसीजन को लेता है। इसमें आपका एक सबसे पहला रहता है ये अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या होगा कि लड़का है या लड़की, कोई भी जेंडर है आपका, वो अपने आप को अच्छा शो करने के लिए अच्छा काम करेगा। जैसे कि जो छोटा बच्चा है आपका, और इसमें आपका एज लेवल आ जाता है 10 to 13 आ जाता है इसमें आपका सेकंड में एज लेवल। तो इसमें बच्चा क्या करता है कि अगर उसको बोल दिया
पेरेंट्स ने कि बेटा अगर आप गाली दोगे ना तो आप गंदे बनोगे, आप कुछ नहीं सीखोगे, भगवान जी आपसे गुस्सा हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें अगर बच्चे को कहोगे ना, और फिर क्या कहोगे कि हाँ आप क्या, अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप अच्छे ही बनोगे, ऐसी बातें सिखाई जाती हैं। तो बच्चा क्या करता है कि वो सोचता है कि हाँ मुझे भी अच्छा बनना है, चाहे वो लड़का है आपका, चाहे वो लड़की है। फिर सेकंड इसी का जो आपका स्टेज है, इसमें कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता आ जाती है। इसमें बच्चे को क्या रहता है कि जो कानून व्यवस्था है बच्चा उसको बनाए रखता है इसमें, कि अगर कानून को तोड़ दिया तो फिर वो उसमें क्या हुआ उसका, ना वो अच्छा लड़का बना और ना ही वो अच्छी लड़की, तो ऐसे आ जाता है उसका। फिर आपके पास थर्ड में आती है पोस्ट कन्वेंस, जिसको उत्तर रूढ़िगत नैतिकता कहा जाता है। इसमें भी आपके पास 2 जो है स्टेज आती है। जो फर्स्ट आती है आपके पास सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जिसको सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशंस कहा जाता है। इसमें आपकी जो होती है एज होती है, इसमें 13 अबाव हो जाती है आपकी एज, जो आपकी थर्ड स्टेज है, थर्ड लेवल है इसका, उसमें 13 अबाव आ जाती है आपकी। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपके किशोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो नियम को क्या करते हैं, लोगों की भलाई के लिए ही उसको मानते हैं नियमों को। वो कहते हैं कि अगर नियम रखने से किसी का बुरा होता है तो उन नियमों को तोड़ देना चाहिए, वो ऐसी सोच को इसमें रखते हैं। और इसका सेकंड जो आपके पास स्टेज है वो क्या है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब इसमें क्या आ जाता है आपके पास, इसमें जो किशोर होते हैं वो दूसरों के विचारों से नहीं इफेक्ट करते, उनको क्या लगता है कि वो खुद के अपना व्यवहार जैसा करते हैं। वो इसमें किशोर क्या करता है, एक ऐसा टाइम आता है कि किशोर दूसरों के फ़ायदे के लिए अपनी जान तक पर भी खेल सकता है। तो इसमें जान पर भी खेलने की क्या बात हुई है कि जैसे आपके भगत सिंह जी थे, उन्होंने क्या किया, अपनी जान की परवाह नहीं की और देश को आज़ाद करवाने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। तो ये सब आ जाता है इसमें। और जो आपके इस सिद्धांत की आलोचना है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस सिद्धांत की आलोचना किसने की थी, तो जो कैरोल गिलिगन जी थी उन्होंने इसकी आलोचना की थी। क्योंकि आलोचना क्यों की थी उन्होंने कहा कि जो कोहलबर्ग जी हैं वो जेंडर बाइस कर रहे हैं इसमें। जेंडर बाइस क्या कर रहे हैं इसमें कि रूढ़ी लैंगिकता, जो लिंग रूढ़िवादिता है उसको इसमें बता रहे हैं कि जो सिर्फ लड़कों के बारे में इसमें और लेडीज़ के बारे में या फिर लड़कियों के बारे में यहाँ बात नहीं की गई कि उनके क्या विचार हो सकते थे यहाँ पर। तो ये आपका क्या था, पूरा कंसेप्ट मैंने इन शॉर्ट में क्लियर करवा दिया आपका। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसका आंसर था आपके पास क्वेश्चन का, जो मैंने आपको इसका आंसर बताया था ऑप्शन थर्ड, कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम अव्यवस्था अभिविन्यास, ये इसका आंसर हो जाता है। और क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन पर आया था आपका ये, कि जिसमें क्या करते हैं, नैतिक विकास के जिसमें सिर्फ समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या आपका गलत होगा, क्या नहीं। ये आपका आ गया था इसमें अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ाता है। कौन सा होगा, ऑप्शन ए है कि शोर प्रणाली का आलेख बनाओ। अब क्या करेगा बच्चा, जो शोर प्रणाली है उसका आलेख बना देगा। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि 328 को 984 से गुणा करें, तो वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट गुणा कर देगा, इसमें भी कुछ क्रिटिकल नहीं आया। सी में क्या होगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, ये भी आपका क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है। डी ऑप्शन है कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। इसमें आ गया आपका कि शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। समालोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग किसको कहा जाता है, जिसमें सब बच्चे हैं आपके, वो क्या करें, अपने अलग अलग विचारों को प्रकट करें। जैसे टीचर ने अगर बच्चे को कहा कि 2 + 4 कितने हैं, तो सभी बच्चों ने आंसर दिया 6। तो ये आपकी क्रिटिकल, ना तो आपकी ये क्रिटिकल थिंकिंग हुई और ना ही आपकी ये कैसी थिंकिंग हुई, अब सारी थिंकिंग हुई। ये आपकी अभी सारी थिंकिंग में आ जाता है कि जिसमें आपका, इसको आपकी क्लोज एंडेड भी कहा जाता है कि बस जिसका एक ही आंसर निकलता है वो आपका क्लोज एंडेड है,
ठीक है, और आपका क्या है वो अभिसारी है। और जिसमें आपके एक से ज़्यादा आंसर निकलते हैं वो आपकी क्या होगी, वो आपकी अपसारी भी होगी, डाइवर्जेंट होगी आपकी वो, और क्या होगी आपके पास वो समालोचनात्मक थिंकिंग भी आ जाती है। और इसको ओपन एंडेड क्वेश्चंस में भी रखा जाता है। तो जो आपकी जैसे बच्चों को आपने 2+4 दिया, इसका तो एक ही आंसर निकाला, सब बच्चों का सेम आएगा। लेकिन अगर आप कहोगे बच्चों से कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको आप प्लस करने पर आंसर 6 निकालोगे, तो सभी बच्चे अपना अलग अलग वहाँ पर आंसर निकाल के लेके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? ऑप्शन ए है बहुभाषाता, ऑप्शन बी है एक भाषावाद, ऑप्शन सी है पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, ऑप्शन डी है पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। तो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, उसने आपकी बहुभाषाता पर बल दिया है, मल्टीलिंग्विज्म की जो भाषाएं हैं कि बच्चा जिस भी अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ स्कूल में आता है, स्कूल बच्चे की उस भाषा को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ये नहीं कहेगा कि जो स्कूल की भाषा है बच्चा उसको ही यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए है शिक्षा का संकुचित अर्थ, ऑप्शन बी है शिक्षा का विस्तृत अर्थ, ऑप्शन सी है शिक्षा का वास्तविक अर्थ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, शिक्षा का संकुचित अर्थ। क्योंकि जहाँ पर आपका निश्चित स्थान और सीमित स्थान आ गया, वहाँ पर वो संकुचित हो जाता है आपका, संकुचित जो सिकुड़ गया बिल्कुल, जिसका जो एक दायरे में आ गया आपका, वो संकुचित आ जाता है। और अगर यहाँ पर होता आपके पास कि शिक्षा किसी अनिश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, तब आपका इसमें विस्तृत हो जाता है, जो आपका फैला हुआ है, जो आपका असीमित है उसमें। इसलिए क्या होगा आपका, क्योंकि शिक्षा तो आपकी शिक्षा के लिए आपका कोई निश्चित स्थान नहीं है, आप शिक्षा को कहीं भी और कहीं पर भी बैठकर उसको ग्रहण कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरफान खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग तोड़ देता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है इरफान को खिलौनों के साथ कभी नहीं खेलने देंगे, बी है हमेशा नज़र रखेंगे, ऑप्शन सी है उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे, या फिर ऑप्शन डी है उसे यह समझाएंगे कि खिलौने कमज़ोर होते हैं और उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। तो ये काम तो सभी के बच्चे करते हैं कि उसको खिलौना दिया एक बच्चे को, और बच्चा क्या करेगा, उसको बच्चे को खिलौना दिया और बच्चा उसको, चलो भाई ये गाड़ी लेके आया बच्चा और उसको तोड़ दिया बच्चे ने, तोड़ेगा नहीं वो उसको, वो साइंटिस्ट बनेगा उसके लिए, उसके सारे पार्ट को ओपन करेगा, एक एक पार्ट को वो उसको खोल के देखेगा, इसमें रबड़ लगी हुई है तो क्यों लगी हुई है, इसमें ये चाबी से चलती है, ये क्यों चलती है चाबी से, ये रिमोट से चलती है, क्यों रिमोट से चलती है ये कार। तो बच्चा ये सारी चीज़ें देखेगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। तो इसमें पेरेंट्स क्या करते हैं, तेरे को इतनी महंगी चीज़ दिलवाई, तूने इसको तोड़ दिया, तूने इसको 10 दिन भी नहीं रखा, 10 दिन भी नहीं इसको खेला तूने इससे, ऐसी बातें करते हैं पेरेंट्स बच्चे के साथ। लेकिन तो वहाँ पर पेरेंट्स को बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, ये नहीं है कि उनको खिलौने नहीं दिलवाएंगे या उनको डांटेंगे तुमने क्यों तोड़ दिया इसको, हालांकि ऐसा ही करते हैं पेरेंट्स सबके। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन सी, कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को आप प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मुख्य रूप कौन से नहीं हैं? ऑप्शन ए है शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास, ऑप्शन बी है स्वयंगात्मक विकास तथा सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है नैतिक विकास तथा चारित्रिक विकास, ऑप्शन डी है जनसंख्या विकास तथा भूमि विकास। तो यहाँ पर आपको ओड इनमें से नज़र ही आ रहा होगा, शारीरिक और मानसिक तो आपका विकास होता ही है, स्वयंगात्मक जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका कहा जाता है, सामाजिक विकास भी आपका होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, लेकिन जनसंख्या विकास और भूमि विकास से ये आपका कोई विकास नहीं होता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जनसंख्या विकास और भूमि विकास, ये कोई विकास नहीं है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया है इसमें एसेसरेशन, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों की सामाजिक स्वयंगात्मक आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
और कारण क्या है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, क्या कहा गया है कि शिक्षा ढांचे में, जो आपका शिक्षा ढांचा है उसमें शैक्षणिक अबोध के अतिरिक्त छात्रों की जो सामाजिक और संवेगात्मक आवश्यकता है उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, ये भी आपका सही है। और संज्ञान में जो संवेग है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो आपका कॉग्निटिव है उसमें आपका जो संवेग है, आपके इमोशंस है, वो क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये भी आपका सही है। इसलिए आपका ए भी सही है और आर भी सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वह बालक जो भाषा पढ़ने में समस्या प्रदर्शित करते हैं ग्रस्त होते हैं। ऑप्शन ए है डिस्फेजिया से, ऑप्शन बी है डिस्प्रैक्सिया से, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिया से, ऑप्शन डी है डिसकैल्कुलिया से। इसमें क्या पूछा गया आपके पास, भाषा को पढ़ने में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा, जो पढ़ाई से संबंधित आपका विकार होता है उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। इसको पठन विकार भी कहा जाता है, इसको पठन विकार कहा जाता है आपका। इसमें बच्चा क्या करता है, बी को बच्चा डी पढ़ता है, सा को बच्चा बाज पढ़ता है, ऐसे पढ़ता है इसमें बच्चा। उसके बाद ये एक दिया आपके पास डिस्फेजिया। इसमें बच्चा डिस्फेजिया में क्या करता है, बोलता है अपने शब्दों को, उसमें वो हिचकिचाहट करता है। डिस्प्रैक्सिया में क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्प्रैक्सिया में बच्चा क्या करेगा, अपनी जो उसकी भाषा होगी उस जैसे वो बात करेगा उसमें, तो उसको क्या होगा, उसमें फंसेगा वो अपने शब्दों में, अपनी उसने वर्डिंग बोली है थोड़ा सा उसमें। फिर होगा आपके पास डिसलेक्सिया, तो इसका पढ़ने में हो गया। और डिसकैल्कुलिया क्या आ जाता है आपका, जो आपका गणित से रिलेटेड होगा। गणित से रिलेटेड कैसे होगा आपका, कि बच्चे को 3 दिया तो उसको समझ ही नहीं आया कि ये बच्चा उसको 3+3 ऐसे मान लेता है, ऐसे उसको गणित की गणनाओं में जो है भ्रम हो जाता है, जिसको कहा जाता है आपका डिसकैल्कुलिया। और एक आपका होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया में क्या आ जाता है आपके पास, डिसग्राफिया जो आपका लिखने से रिलेटेड होता है, लिखने का जो विकार होता है आपका, जिसमें बच्चा बी को डी लिखता है और डब्ल्यू को एम लिख देता है, ऐसे वो लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। ऑप्शन ए है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन डी है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी सामाजिक अधिगम सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में एवं उनमें विभेद करने लगता है। किस अवस्था में करता है बच्चा, ऑप्शन ए है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा चीज़ों में क्या करने लगता है, भेद करने लगता है। ये चारों अवस्थाएं आपकी जीन पियाजे ने दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिक्स एक ऐसी व्यू रचना है जो, ऑप्शन ए है स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है, ऑप्शन बी है छात्रों को एक साथ जोड़कर एक साथ साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन सी है छात्रों को समूह में स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए प्रेरित करती है, ऑप्शन डी है छात्रों को स्कूल से बाहर शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने पर बल देती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन ए कि स्मृति में नई सूचनाओं को पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। निमोनिक्स क्या आपकी एक ऐसी रचना है जिसमें जो आपकी सूचनाएं होती हैं उनको पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ऑप्शन बी है बालक के मनोविज्ञान को समझना, ऑप्शन सी है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, ऑप्शन डी है बालक के मनोवैज्ञानिक को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जहाँ पर आपको दिख रहा है केवल, ये आपका नेगेटिव ऑप्शन है और नेगेटिव का आंसर आपका नेगेटिव ही हो जाएगा इसमें, कि बालक को
केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए है, बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्वों में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ऑप्शन बी है, कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है। जो क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। ऑप्शन सी है, व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। ऑप्शन डी है, सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, और प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय आपकी विशिष्ट मानसिक योग्यता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, जो आपकी बुद्धि के दिए इन्होंने कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है आपके पास। पहली होती है सामान्य प्राथमिक और सेकंड होती है विशिष्ट मानसिक योग्यता, जर्नल और एक स्पेसिफिक। और ये आपका जो आपका बुद्धि का द्विसिद्धांत है ये किसने दिया? आपका स्पीयरमैन ने दिया। और जो आपका फर्स्ट है वो आपका बीने ने, अल्बर्ट बीने हैं, उन्होंने दिया। उन्होंने एक ही प्रकार की एक कारक जो सिद्धांत है आपका बुद्धि का वो बीने ने दिया आपका। उन्होंने उसमें एक ही प्रकार की, ये आपके अल्बर्ट बीने थे जिन्होंने एक ही प्रकार की बुद्धि बताई थी कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है जिससे उसी की सहायता से सारे काम किए जाते हैं। लेकिन उसकी आलोचना की गई। फिर स्पीयरमैन जी आए जिन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया बुद्धि का कि आपकी जो बुद्धि होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक जर्नल होती है और एक स्पेसिफिक होती है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो आपके हार्वर्ड गार्डन जी है उन्होंने आपकी 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है गति विषयक अशक्तता से। ऑप्शन बी है दूसरों के प्रेरकों इरादों को समझने में प्रवाहित से। ऑप्शन सी है सांगीतिक योग्यता से। ऑप्शन डी है गणितीय संकल्पों के अधिगम्य कठिनता से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? तो गुणज वैकल्य आपका किससे रिलेट करता है? गणित से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गणितीय संकल्पों के अधिगम्य कठिनता से। ये आपका गणितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में ऑप्शन ए है विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थी क्षमतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थी पूरी तरह से स्वयं ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, जो समावेशी शिक्षा है उसका आपका मीनिंग क्या है कि सभी बच्चों को समान कक्षा देना, समान शिक्षा देना उनको। विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है? क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। ऑप्शन ए है मनोगतिशील, ऑप्शन बी है मनोलैंगिक, ऑप्शन सी है सामाजिक सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है व्यवहारात्मक। तो जो आपके वाइगोत्स्की जी हैं उन्होंने किसका सिद्धांत दिया? आपका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक और सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को ऑप्शन ए अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन बी है अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन सी है अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीके या तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑप्शन डी है सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना चाहिए। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा आंसर? इसका उपेक्षा करनी चाहिए, ये आपका नेगेटिव हो गया। फिर आपका कि केवल एक ही जो समान तरीका है उसका ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये नेगेटिव हो गया। मानकीकृत पाठ्यचर्या आपका ये भी नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव क्या बचा आपके पास? ऑप्शन बी, कि अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को जो उनके प्री एक्सपीरियंस है उनको शामिल करना चाहिए और उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? ऑप्शन ए है गैर संदर्भीकरण, ऑप्शन बी है विस्तारण, ऑप्शन सी है उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध, ऑप्शन डी है रट कर याद करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा अगर आपका इसमें आएगा
अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करना है तो कौन सा तत्व सहायक होगा? ऑप्शन बी विस्तारण। विस्तारण से बच्चे को वो काम करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल समुदाय की स्कूल शिक्षक बच्चों की और शिक्षक अभिभावक की सफल एवं आदर्श अधिगम का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए है उपयोगिता, ऑप्शन बी है सहभागिता, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी है योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी सहभागिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाकलन एवं प्रतिपुष्टि के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आएगा आपका स्व आकलन, इसमें आ जाएगा आपके पास स्व आकलन। स्व आकलन केवल अधिगम के परिणाम का आकलन न हो और न कि उसके अनुभवों का। इसमें क्या कहा है कि परिणाम का आकलन हो न कि अनुभवों का। रिपोर्ट कार्ड विद्यार्थियों का समावेशी दृष्टिकोण प्रस्तुत न करते हों। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों के साथ अध्यापक कोई अंतक्रिया न करने दे उनको। यहाँ पर आएगा इसको अध्यापक कोई अंतक्रिया न करने दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, इस शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव दें जो उनमें संज्ञानात्मक गुणों का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करते हैं जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और राशियों को पहचानता है और उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। ऑप्शन ए है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन बी है अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी है स्थानिक, ऑप्शन डी है तार्किक गणितीय। ये 4 प्रकार की तो यहाँ पर है आपकी बुद्धि जो आपकी हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। और ऊपर एक स्टेटमेंट लिखकर पूछ लिया है कि आपकी किस प्रकार की बुद्धि है। तो इसमें आ जाएगी आपके पास अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये इसका बी आंसर हो जाएगा। जिसमें क्या होगा कि बुद्धि दूसरों के संकेत क्या करते हैं, दूसरों की मनोदशाओं का स्वभावों को समझता है, इसको कहा जाता है आपके पास। स्थानिक कौन से होते हैं आपकी स्पेशल, जो आपके जिसको बोला जाता है स्थानिक बुद्धि, जिसमें जो किसी विशेष स्थान जैसे आपके ये आर्किटेक्चर वाले हो गए, पूरा नक्शा बना देते हैं, उसको जगह को देख के ही अपना मकान बनाते हैं जब। और तार्किक गणितीय जो आपकी गणित कैलकुलेशन में जिनकी बुद्धि अच्छी होती है वो आ जाता है इसमें। भाषाई बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि जिनमें अपनी भाषा पर अच्छी पकड़ होती है वो भाषाई बुद्धि हो जाती है। संगीतीय बुद्धि होती है, संगीतीय जिनमें सिंगर जो गाने की वो होती है इसमें बुद्धि। ऐसे आपकी 8 प्रकार की बुद्धि होती है। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।